डबल क्लिक करेंगे इस इंस्टॉलर के लिए और इस बात का ध्यान रखेंगे जब आप माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। अभी बहुत सी फाइल्स ऐसी हैं जो ये इंस्टॉलर अपने साथ लेकर नहीं आया है और ये डायनेमिकली इंटरनेट से फैच करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो जब आप डबल क्लिक करने के बाद यहां तक पहुंचेंगे तो ये पूछेगा कि जो माई स्क्वेल है वो किस तरह से आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप बाय डिफॉल्ट जो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है डेवलपर डिफॉल्ट, इसी को ही सेलेक्ट रहने देंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंज हमें यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि माई एसक्यूएल को इंस्टॉल होने के लिए ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर पर पहले इंस्टॉल करनी होंगी। अगर ये आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं है तो पहले ये सारी चीजें इंटरनेट से इंस्टॉल करी जाएंगी, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, तो आपको ये सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नहीं करना है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करने से क्या होगा, ये सारी डिपेंडेंसी जो माई स्क्वेल को इंस्टॉल करने के लिए चाहिए वो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली इंटरनेट से ये डाउनलोड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट। सर मेरे में से विजुअल स्टूडियो है। उसके बाद ये जो आई एग्री ऑप्शन आ रहा है ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा इंस्टॉल। क्या कह रहे थे, कोई कुछ पूछ रहा था, पूछिए दोबारा। या सर कह रहा हूँ कि मेरे में से विजुअल स्टूडियो आ रहा है और एग्जीक्यूट का नहीं सर आ रहा। जिसके में जो आ रहा है वो उतना कर दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके में बाकी डिपेंडेंसी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, ठीक। उसके बाद अब देखो एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद अब ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो ये एक रह गया। ठीक है, तो अब ये एक रह गया, तो इसको सेलेक्ट करके चेक करके देखो एक बार। यानी एक रिक्वायरमेंट है जो अभी भी फुलफिल नहीं हो पा रही। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी डिपेंडेंसी तो इसने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दी, एक डिपेंडेंसी रह गई। चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, लिखकर आ गया इंस्टॉलेशन डन डन डन, ये वाला रह गया। अब इसकी वजह से आगे क्या दिक्कत आएंगी देखते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हो सकता है ना आए कुछ। वन और मोर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड कह भी रहा है कि भाई एक ऐसा आपकी रिक्वायरमेंट है जो अभी रह गई है। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस कर ही देते हैं, ऑप्शन है नहीं कुछ। उसके बाद अभी क्या कर रहा है, जो माई सिक्वल के कंपोनेंट्स हैं उनको इंस्टॉल कर रहा है। जो माई सिक्वल के कंपोनेंट्स हैं ये उनको सबको इंस्टॉल करेगा। तो यहां पर एग्जीक्यूट बटन आ रहा है, इस पर फिर से क्लिक कर दीजिए। वन बाई वन सारे डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। इंटरनेट की स्पीड अगर अच्छी नहीं है, आप i3 और 4 GB रैम लेके बैठे हैं तो ये काफी टाइम ले जाता है। पूरा प्रोसेस अराउंड मुझे लगता है 30 to 40 मिनट्स ले जाएगा। बाकी फिर हार्डवेयर और इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा।
हेलो सर। पूछिए। सर एक बार ये लिंक दोबारा भेज दीजिए सर, एक्चुअली मेरा कल हो नहीं पाया था। मैंने चैट में दोबारा भेज दिया। जी सर। जी सर, ओके, थैंक यू। सीधा आपको ये वाला पेज मिल जाएगा जो आपके सामने दिख रहा है, और यहाँ पर लॉगिन या साइन अप करने की जरूरत नहीं है। सीधा नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और वो जी डाउनलोड सर। होना शुरू हो जाए। चलो, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है इधर, तब तक इसको मिनिमाइज करके इस माई एसक्यूएल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो जब आप इसको माई सिक्वल डेटाबेस को इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये क्या करता है, यूजर्स क्रिएट करता है। जैसे आपके मशीन में यूजर्स होते हैं, जब आप विंडो डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक यूजर बनता है। उसके बाद आप यूजर बना सकते हैं, टेस्ट यूजर, गेस्ट यूजर। उसी तरह से जितने भी ये हमारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये यूजर्स क्रिएट करते हैं। तो जब आप माई एसक्यूएल का इंस्टॉलर इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो बाय डिफॉल्ट एक यूजर ये खुद क्रिएट करेगा, और वो जो यूजर क्रिएट होता है, उस यूजर का जो नाम ये रखेगा, वो रखेगा रूट। ठीक है। और इस यूजर का पासवर्ड आपको बताना होगा, यानी कि जब आप आगे नेक्स्ट करेंगे तो उसमें ये बात आएगी कि ये बाय डिफॉल्ट एक यूजर क्रिएट कर रहा है जिसका नाम रूट रख रहा है। अब आप उसका पासवर्ड बताइए क्या रखना चाहते हैं। ठीक है। तो रूट यूजर बाय डिफॉल्ट बन जाएगा इंस्टॉलेशन टाइम पर। उसके बाद इससे फिर आप जितने चाहें उतने और यूजर बना सकते हैं। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट यूजर हो गया मेरा यहाँ पर रूट यूजर। तो इसको हम लिख सकते हैं ये डिफॉल्ट होगा। इसके अलावा आप जितने चाहें फिर बाद में और बना सकते हैं। अब जब आपने ये यूजर बना लिया, तो इस यूजर के अंदर अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो मान लीजिए इसके अंदर आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। एक और डेटाबेस क्रिएट कर लिया। जितने चाहें उतने डेटाबेसेस यूजर के अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है। अब ये डेटाबेस मान लो आप अमेजन के लिए बना रहे हैं, ये डेटाबेस मान लो आप यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए आपके, ये आपके डेटाबेस हो गए। जितने चाहे उतने डेटाबेसेस इस तरह से आप अपने बना सकते। अब ये जो डेटाबेसेस आपने बनाए हैं, इनके अंदर आप क्या बनाएंगे, अपनी टेबल्स बनाएंगे। तो जो टेबल्स बनेंगी वो इसके अंदर बनेंगे। जितनी चाहे उतनी टेबल्स आप यहां पर बना सकते। इस तरह से जितने चाहें उतने यूजर आप माई एसक्यूएल के अंदर बना सकते। तो पहले आपका यूजर होगा, यूजर के अंदर डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे आप, डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करेंगे। एक डेटाबेस के अंदर अगर आपने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है,
तो उसी डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम की टेबल दोबारा नहीं बनेगी, लेकिन दूसरे डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम की टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस पर फाइनली टेबल तक पहुंचेंगे। तो पहले यूजर, यूजर के अंदर डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल्स क्रिएट होती है। ठीक, अब आते हैं यहां पर। तो ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया, सब कंप्लीट 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 लिखकर आ गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करना है। अब यहां पर ये एक आपको दिखा रहा है पोर्ट नंबर 3306। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए मैं अभी आपको माई एसक्यूएल इंस्टॉल करवा रहा हूं, तो मैं अपने इसी लैपटॉप पर, इसी कंप्यूटर पर ऑरेकल भी इंस्टॉल कर सकता हूं, इसी कंप्यूटर पे मैं आईबीएम का DB2 भी इंस्टॉल कर सकता हूं। ऐसा भी तो मैं कर सकता हूं कि माई एसक्यूएल 8 है, मैं माई एसक्यूएल मान लीजिए कल को 9 आ जाए वो इंस्टॉल कर लूं, या मुझे जरूरत पड़ रही है पुराने माई एसक्यूएल की 5 की, उसको इंस्टॉल कर लूं। तो उस केस में आप पहचानोगे कैसे कि किस माई एसक्यूएल के अंदर जाकर मुझे टेबल्स पे काम करना है? तो किसी भी डेटाबेस प्रोडक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है एप्लीकेशंस के लिए, दैट इज पोर्ट नंबर। तो जितने भी डेटाबेस आप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करेंगे, सबका अपना अपना पोर्ट नंबर होगा। तो पोर्ट नंबर क्या करता है? एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है आपकी एप्लीकेशन के लिए। तो जितने भी सर्वर होते हैं, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जितने भी सर्वर होते हैं वो सब किसी न किसी पोर्ट नंबर पे इंस्टॉल होते हैं, सो डैट उनकी एक आइडेंटिटी बनी रहे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर आ रहा है 3306, चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने MySQL 8 इंस्टॉल करने के बाद MySQL 9 इंस्टॉल करा, तो यहाँ 3306 नहीं होगा, फिर 330 कुछ और करना। ठीक है, या वो ऑटोमेटिक कर भी देगा। उसके बाद नेक्स्ट, मतलब कहीं कोई चेंज नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये कह रहा है कि भाई जो आपका यूजर बनेगा डिफॉल्ट, उस यूजर का पासवर्ड जब आप देंगे, तो पासवर्ड किस तरह का देना पसंद करेंगे आप? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना चाहेंगे, या लीगेसी ऑथेंटिकेशन? लीगेसी मतलब बहुत पुराना वाला, जो पुराने वर्जन में यूज होता था। तो नया वाला पासवर्ड का तरीका यूज करेंगे तो बोलेगा इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मिनिमम करेक्टर ये होना चाहिए। तो हमारे कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो हम इसमें रखेंगे नहीं, हम तो अपना सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसको फिर ये सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है कि ये करना है कि ये करना है, तो मैंने लीगेसी वाला पासवर्ड तरीका यूज कर लिया। इससे पासवर्ड में सिंपल रख पाऊंगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अभी कह रहा है बताओ, यानी कि अकाउंट का नाम उसने क्या कर दिया? रूट कर दिया। अब उस रूट अकाउंट का, नहीं रूट यूजर, यूजर या अकाउंट एक ही बात है, उस रूट यूजर का पासवर्ड बताओ। तो मैं रूट ही रख रहा हूं, ताकि भूल भी जाएंगे तो याद रहेगा। हमारी लाइफ में बहुत पासवर्ड आ गए, तो यहाँ पर कोई ज्यादा कॉन्फिडेंशियल या इंफॉर्मेशन तो रखनी नहीं है हमारे लिए। तो यूजर नेम रूट, पासवर्ड मैंने रूट कर दिया। आप भी करना इंस्टॉल तो रूट ही रख देना, क्योंकि अगर आपने कुछ और रख दिया तो डेफिनेटली 2 महीने बाद जब MySQL पर दोबारा काम करोगे तो भूल गए होगे, और अगर रूट रखोगे तो याद रहेगा। कह रहा है पासवर्ड वीक है, कोई बात नहीं, वीक से ही काम चला लेंगे अपने। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर कहीं कोई चेंज नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट कर दिया।
ठीक, तो अब ये हमारा इंस्टॉल हो गया, लिख कर आ गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माई सिक्वल सर्वर वाज सक्सेसफुल, क्लिक फिनिश टू कंटिन्यू, फिनिश पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन माई सिक्वल वाली हो गई पूरी। अब कौन सा रह गया, माई सिक्वल राउटर रह गया और सैंपल एग्जाम्पल्स रह गए। तो इनको आप करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, आपका मन, आप माई सिक्वल रूटर को कॉन्फ़िगर, क्योंकि हमारा ये पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट मेन यहां से आएगा। तो अब आप चाहो तो इसको नेक्स्ट करके आगे फिनिश कर देना, और चाहो तो आप इसी पॉइंट पर भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको इसी पॉइंट पर अपना कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे मशीन में माई एसक्यूएल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब कैसे एंटर करें माई एसक्यूएल के अंदर, तो पहले किसी यूजर के अंदर जाएंगे, उस यूजर के अंदर जाकर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस के अंदर जाकर टेबल्स क्रिएट करेंगे, तब जाके आप अपना काम करेंगे। अब ये सब हम कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हमें दो तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका है कि आप माई एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका यूज करके आप माई एसक्यूएल में एंटर कर सकते हैं। दूसरा है यूजिंग कमांड लाइन, यूजिंग कमांड लाइन। तो आपको ये जो चीज पढ़ाई जा रही है उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल तभी होगा जब आप कमांड लाइन से सीखेंगे। और अगर आप विजार्ड के थ्रू सीखेंगे तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपको मैं एक स्क्रीन दिखाऊंगा, उसमें ऑप्शन आएगा क्रिएट टेबल, क्लिक कर दिया, पूछेगा बताओ कितने कॉलम चाहिए, अपने सेलेक्ट कर लिए, उनके टाइप सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, टेबल क्रिएट हो गई। तो हमने सीखा क्या है इसमें, तो उस पर्पस के लिए ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको एसक्यूएल लिखकर आना चाहिए। तो जो आप कमांड लाइन यूज करेंगे इसको हम कैसे ओपन करते हैं ये सीखना है। तो जब आपने अपने कंप्यूटर पर माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया होगा तो आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम में जाएंगे, स्टार्ट बटन में या सर्च बार में, और यहां टाइप करेंगे माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, ये आ रहा है माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। जैसे हमारे कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसी तरह से माई एसक्यूएल अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। माई एसक्यूएल ही नहीं, जितने डेटाबेस हैं सब प्रोवाइड करते हैं, ताकि एज ए प्रोग्रामर आप अपनी एसक्यूएल को लिख पाए। तो एसक्यूएल को नोटपैड पे नहीं लिखना है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख सकते हैं, लेकिन पहले फिर आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी के लिए हर डेटाबेस वाला अपना अपना कमांड लाइन एडिटर देता है। तो मैंने ये माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन एडिटर ओपन कर लिया। हाँ, अगर मैंने ओरेकल इंस्टॉल किया होता तो ओरेकल का जो कमांड लाइन एडिटर है उसका नाम क्या था, एसक्यूएल प्लस। कॉलेज लाइफ को अगर याद करो कभी, तो एसक्यूएल प्लस नाम का एक एडिटर होता था, तो वो क्या है हमारा ओरेकल का क्लाइंट एडिटर। ठीक है, माई एसक्यूएल ये हमारा हो गया माई एसक्यूएल वालों का। क्लिक करो इस पर, ये आपको पूछ रहा है बताओ पासवर्ड क्या है, तो यूजर नेम तो इसने पूछा ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका माई सिक्वल कमांड लाइन क्लाइंट है, ये आपका जो डिफॉल्ट यूजर रूट है उससे हमारा कनेक्ट होता है, और आप यहाँ पर अपना पासवर्ड दे रहे हैं रूट यूजर का। आप यहाँ पर आ गए। अगर आप किसी और यूजर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कनेक्ट, स्पेस देकर यूजर नेम दूसरा वाला, स्लैश लगाकर उसका पासवर्ड। तो ये दूसरे वाले यूजर और उसके पासवर्ड से थ्रू कनेक्शन बना देगा। फिलहाल हम रूट यूजर के अंदर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करना है। टेबल सीधे नहीं बनेगी यहाँ पर, ठीक है, सीधे यूजर अकाउंट में टेबल नहीं बनती, यूजर अकाउंट के अंदर डेटाबेस क्रिएट होते हैं। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा, तो किसी भी काम को करने के लिए हमें कमांड्स आनी चाहिए या क्वेरीज आनी चाहिए। तो क्वेरीज को
अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे DDL, DML, DQL, DCL। तो इनिशियली इन सब चीजों को हम यूज ना करके हम पर्टिकुलर पर्पस की क्वेरी लिखते हैं, और जब सारी क्वेरी पढ़ लेंगे, सारी कमांड्स पढ़ लेंगे, देखो क्वेरी बोलो या कमांड बोलो या स्टेटमेंट बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। कुछ ऑथर्स कमांड यूज करते हैं, कुछ ऑथर्स क्वेरी वर्ड का यूज करते हैं, और कुछ ऑथर्स स्टेटमेंट वर्ड का यूज करते हैं। तीनों का मतलब यहाँ पर एक ही होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उनको डिवाइड कर देंगे कि ये जो जो हमने पढ़ी थी ये DQL हो गई, ये जो जो पढ़ी थी वो ये हो गई। अभी से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो अलग से एक प्रेशर लगेगा कि पता नहीं ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव को लेकर कि हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो अगर किसी भी एंटिटी को क्रिएट करना है तो उसके लिए क्रिएट एक कमांड होती है। तो आप लिखेंगे यहां पर क्रिएट। अब जो हम यहां लिख रहे हैं ये एसक्यूएल लिख रहे हैं, तो जो एसक्यूएल होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। आप लोअर केस में लिखें या अपर केस में लिखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात है। तो लिखा मैंने यहाँ पे क्रिएट। उसके बाद आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो लिखेंगे डेटाबेस। अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे टेबल। अगर आप सीक्वेंस बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे सीक्वेंस। अगर आप व्यू बनाना चाहते हो तो लिखेंगे व्यू। तो जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप क्रिएट कमांड से क्रिएट कर सकते हैं। एज द नेम इंडिकेट, क्रिएट करना। तो फिलहाल हम डेटाबेस को क्रिएट करने की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट करा डेटाबेस। अब डेटाबेस किस नाम से बनाओगे, जैसे मैंने एग्जांपल समझाया था, अमेजन के लिए बना दो, यूनिवर्सिटी के लिए बना दो। तो अभी हम सीख रहे हैं, तो मैं डेटाबेस का नाम आपके बैच के टाइम के नाम से रख देता हूं। तो मैंने रख दिया 10 to 11:30। ठीक है, अब ये जो सेमी कॉलन है, देखो ये पाइथन तो है नहीं कि सेमी कॉलन लगाना है कि नहीं लगाना है। तो बहुत से डेटाबेस ये कहते हैं कि जब आप एसक्यूएल लिखते हैं तो उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा सेमी कॉलन से, और बहुत से डेटाबेस कहते हैं वो हम अपने आप देख लेंगे, आप रहने दो। तो माई एसक्यूएल उनमें से है जो कहता है नहीं, आपको टर्मिनेट करनी होगी। तो हर कमांड जो आप लिखेंगे या हर क्वेरी जो आप लिखेंगे या हर स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे वो टर्मिनेट होना चाहिए सेमी कॉलन से। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस, और ये आपका डेटाबेस का नाम हो गया। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट ध्यान रखना है इसमें स्पेस नहीं आना चाहिए। इस नाम के अंदर डेटाबेस के अपने जो कीवर्ड होते हैं वो नहीं आने चाहिए, है ना, वो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको नाम रखना है। एंटर करेंगे तो मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मान लो मैं एक डेटाबेस और क्रिएट करना चाहता हूं, तो अब ये अचानक से कैसे आगे लिखकर सारा, तो हमारे कीबोर्ड में अप डाउन एरो की होती है। तो अप डाउन एरो की का यूज करके अभी तक जितना हम लिख चुके हैं वो आप वापस से बिना लिखे गेट कर सकते हैं। तो अप एरो की मैंने प्रेस करी और ये अपने आप आ गया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर एक मान लो डेटाबेस और बनाया जिसका नाम कर दिया मान लो 11 to 1, नहीं 11 to 12 कर दिया मान लो। बन गए 2 डेटाबेस। तब जितने चाहे उतने डेटाबेस आप बना सकते हैं इस तरह से। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम क्रिएट एज इट इज यूज करना है, कमांड का नाम है। डेटाबेस कीवर्ड का नाम है, जैसे पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं उसी तरह से एसक्यूएल के अंदर कीवर्ड्स होते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस कीवर्ड हो गया, एज इट इज लिखना है। ठीक है, ये आपके डेटाबेस का नाम है, जैसे वेरिएबल का नाम होता है पाइथन में, उसी तरह से यहाँ पर डेटाबेस का नाम मान सकते हैं। अब मुझे टेबल बनानी है। अब कहाँ बनाओगे टेबल, इस डेटाबेस के अंदर बनाएंगे जाकर या इस वाले में बनाएंगे, या और भी डेटाबेस हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा। और मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं भूल गया कि मैंने डेटाबेस किस नाम से बनाया था, भूल कैसे गए आप। तो मान लीजिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया या अचानक से सप्लाई फेल हो गई, है ना। तो अब मान लीजिए मैं दोबारा ओपन करता हूं। अब मुझे ये तो ध्यान है कि मैंने पहले डेटाबेस बना रखा है, लेकिन टेबल मैं नहीं बना पाया था, टेबल मैं अब बनाऊंगा। तो अगर आप डेटाबेसेस अब तक जितने बन चुके हैं रूट यूजर में वो देखना चाहते हैं, तो शो नाम की एक कमांड होती है।
जिसके आगे आप लिखेंगे डेटाबेसेस। हर कमांड आप टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। ये डेटाबेसेस जो मैंने बनाए थे वो ये रहे, और ये पहले से ही हमारा MySQL प्रोवाइडेड डेटाबेसेस है। ठीक है, तो इंटरनल पर्पस के लिए वो कुछ यूज करता होगा, जो हमने बनाए हैं वो ये दो रहे। ठीक है, चलो अब मुझे इस वाले डेटाबेस के अंदर जाना है, तो यहां लिखेंगे यूज, उसके बाद उस डेटाबेस का नाम जिस डेटाबेस में आप एंटर होना चाहते हैं, 10 to 11 30 डेटाबेस चाहिए। यानी कि अब आप यहां पर जो भी कमांड लिखेंगे उसका इफेक्ट इस डेटाबेस के अंदर होगा। तो अब क्या करना है, हमने कहा टेबल अब हमें बनानी है। तो कैसे बनेगी टेबल, तो पहले मैं आपको ग्राफिकली टेबल को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं कि हम क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को ही रखना चाहते हैं, तो मैं टेबल का नाम स्टूडेंट रखना चाहता हूं। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर मैं 3 फील्ड बनाना चाहता हूं। फील्ड का मतलब हो गया कॉलम्स। तो एक कुछ इस तरह से समझ लेते हैं। सो अगर मुझे एकदम से कम्प्लीटली लाइक हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया, बट हमें एकदम से लाइक उसको एग्जिट करना है, जो चल रहा है हमारी जो मतलब चल रही है हाँ हाँ, उसका हमें एग्जिट करना है, तो उसकी कमांड क्या है? एग्जिट। एग्जिट, खाली एग्जिट। हाँ एग्जिट लिख दीजिए। ओके, अब थैंक यू। जैसे ये मान लो आपका भी चल रहा है, अब मैं यहां से एग्जिट होना चाहता हूं, तो सीधा एग्जिट लिख कर एंटर कर दीजिए। एग्जिट के बाद सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल। ठीक, तो अब मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट नाम की, और इस टेबल में मैं 3 फील्ड्स रखूंगा। पहला फील्ड रखूंगा स्टूडेंट का रोल नंबर, और जो दूसरा फील्ड है वो रखूंगा मैं स्टूडेंट का नेम, और जो तीसरा फील्ड है वो रखूंगा मैं यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स। क्या मार्क्स हैं जो स्टूडेंट ने गेट हमारे करे। अब इन 3 फील्ड्स को हम बोलेंगे ये हमारे 3 कॉलम्स। लेकिन जब हम इन फील्ड्स को बनाएंगे टेबल्स के लिए, तो हमें बताना पड़ेगा कि किस फील्ड में या किस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू आप रखने जा रहे हैं। रोल नंबर में किस तरह की वैल्यू आती है, हमने कहा इंटीजर वैल्यू आएगी। तो बताइए कि रोल नंबर कॉलम का टाइप ये है। तो ये पाइथन की तरह नहीं है कि कॉलम का नाम दे दिया और डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, जैसी वैल्यू आएगी वैसा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इस कॉलम में तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि रोल नंबर किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा। तो MySQL में डेटा टाइप्स रखे गए। अब यहां पर वेरिएशन आएगा। अगर मैं आपको ऑरेकल पढ़ाऊंगा तो ऑरेकल के डेटा टाइप्स अलग होंगे। अगर आपको DB2 पढ़ना है तो DB2 के डेटा टाइप्स अलग होंगे। तो हम MySQL पढ़ रहे हैं, तो MySQL के अंदर अगर कोई भी कॉलम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना चाहता है बिना डेसिमल पॉइंट के साथ, बिना दशमलव वाली, तो उसके लिए आपके पास कुछ डेटा टाइप्स अवेलेबल है। ठीक है, एक आपके पास होगा डेटा टाइप टिनी इंट, एक होता है मीडियम इंट, एक होता है इंट, और एक होता है इसमें लार्ज इंट। तो ये 4 हमारे डेटा टाइप्स हैं जो हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना मेमोरी कंजप्शन है। कौन कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा वो पहले से ही फिक्स होता है। तो सबसे कम मेमोरी ये खाएगा, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, और उससे ज्यादा ये खाएगा। ठीक है, अब कितनी मेमोरी कंज्यूम करते हैं
टिनी इंट -128 से लेकर +127 तक की अगर वैल्यूज आप रखना चाहते हैं किसी कॉलम में, तो उस कॉलम का डेटा टाइप टिनी इंट होना चाहिए और ये 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। तो टिनी इंट 1 बाइट मेमोरी को कंज्यूम करेगा। उसके बाद स्मॉल इंट भी है। स्मॉल इंट 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है और 2 बाइट मेमोरी में इस रेंज तक की वैल्यू आती है। मीडियम इंट ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद एक इंट हो गया, लार्ज इंट नहीं है, बिग इंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टाइप है, 4 नहीं 5 स्मॉल इंट भी होता है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इंट रख देता हूँ। इंट में बहुत बड़ी वैल्यू आ सकती है, लगभग डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली वैल्यूज इंट में आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो डेसिमल पॉइंट के साथ है, तो यहाँ पर आपको फ्लोट डेटा टाइप अवेलेबल है, आपको डबल डेटा टाइप अवेलेबल है, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताना है, किसी भी कॉलम के साथ उस कॉलम का सबसे पहले बताना है टाइप। डी टाइप क्या होगा? अच्छा, डी टाइप के साथ ऑप्शनल एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है कांस्ट्रेंट। कांस्ट्रेंट का मतलब होता है कि भाई रोल नंबर अगर डुप्लीकेट आ गया तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? हमने कहा नहीं, कांस्ट्रेंट लगा दो। क्या रोल नंबर नेगेटिव होता है कभी? हमने कहा नहीं, एक कांस्ट्रेंट लगा दो कि रोल नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो किसी भी कॉलम को जब आप बनाते हैं तो आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है। पहला, कॉलम का नाम क्या देना चाहते हैं। दूसरा, उस कॉलम का डेटा टाइप आपको बताना ही होगा, ऑप्शनल नहीं है। तीसरा, कॉलम में कांस्ट्रेंट आप क्या लगाना चाहते हैं। कांस्ट्रेंट अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, जब जरूरत महसूस होगी तब आप कांस्टेंट को लगाना। अभी मैं नहीं लगाता, अभी हम सिर्फ कॉलम का नाम और टाइप की बात करते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, वापस आते हैं और लिखते हैं क्रिएट टेबल का नाम। क्या नाम रखना है टेबल का? आप टेबल का नाम रख दिया मैंने यहाँ पर स्टूडेंट। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, सर क्रिएट टेबल होगा ना? बोल्ड भी कर लेते हैं। हाँ, तो क्रिएट की स्पेलिंग भी गलत है, क्रिएट। अब इससे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया था तो डेटाबेस कीवर्ड लिखा था, इसी तरह से जब टेबल बनाएंगे तो टेबल कीवर्ड लिखेंगे। तो जो भी क्रिएट करना है उसका कीवर्ड आता है, वो कीवर्ड लिखेंगे, क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नेम, किस नाम की टेबल आप बनाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट। और स्टूडेंट टेबल अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो एरर आ जाएगी। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के पेयर में अपने फील्ड्स की इंफॉर्मेशन बताइए। तो पहला फील्ड रोल नंबर आप बनाना चाहते हैं और उसके बाद स्पेस देकर आप बताएंगे उसका डेटा टाइप। जो रोल नंबर फील्ड आप बनाने जा रहे हैं इसका डेटा टाइप क्या आप रखेंगे। मान लीजिए मैंने इंटीजर दे दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो इंटीजर की डिफॉल्ट मेमोरी कंजप्शन है उतनी ना होकर आप अपने अकॉर्डिंग दें, तो आप ब्रैकेट में यहां पर बता भी सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर 2, तो इसका मतलब हो गया कि इंटीजर की अब जो डिफॉल्ट हमारी मेमोरी कंजप्शन होती थी उतनी ना होकर 2 बाइट्स कंजप्शन होगी। तो हर वैल्यू जो रोल नंबर में आएगी वो 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करेगी। बट जब आप ऐसा करते हैं तो एक वार्निंग आ जाती है कि आप ऐसा मत करिए। फिर आप एक काम करिए, टिनी इंट पे चले जाइए या स्मॉल इंट पे चले जाइए, इंट को इंट ही रहने दीजिए। आप ऐसा कर भी सकते हैं, फिलहाल मैंने नहीं करा और इसको ऐसे ही रहने दिया। स्पेस देकर अगर कांस्टेंट लगाना है तो आप स्पेस देकर कांस्टेंट लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप कॉमा लगा दीजिए। अब कॉमा स्पेस के बाद लगाएंगे या सीधे लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। उसके बाद दूसरे कॉलम का नाम, नेम। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत से डेटाबेस में नेम नाम से एक रिजर्व वर्ड होता है, तो आप नेम नाम का कोई कॉलम नहीं बना सकते। तो अब MySQL, Oracle ये सब में अलग अलग है, किसी में है किसी में नहीं है। तो सेफ साइड आप एक काम करो, नेम की जगह इसको
एस नेम, अच्छा काम करते हैं, नेम ही लेके चलते हैं, हो सकता है MySQL में प्रॉब्लम ना आए और नेम नाम से कॉलम बन जाए। अब आगे चलते हैं, इसका डेटा टाइप क्या रखना है, इसमें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रखने के लिए यहां पर आप लिखेंगे varchar, और यहां पर आपको कितने कैरेक्टर्स रखने हैं वो आपको बताना पड़ेगा। आपने लिख दिया मान लीजिए 10, इसका मतलब है नेम कॉलम में हर वैल्यू 10 कैरेक्टर की मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम हर वैल्यू 10 कैरेक्टर की होगी, और एक कैरेक्टर का मेमोरी कंजप्शन 1 बाइट होगा। तो आप चाहे तो ऐसे बोलें कि हर वैल्यू जो नेम कॉलम में आएगी वो 10 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेगी, या आप ऐसे बोलें कि हर वैल्यू जो नेम कॉलम में आएगी वो 10 कैरेक्टर की मैक्सिमम हो सकती है। तो ये देना जरूरी है, अगर आप इसको नहीं देंगे तो एरर आ जाएगी, है ना। तो varchar डेटा टाइप का डिफॉल्ट कोई मेमोरी कंजप्शन पहले से नहीं होता, आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं बताया तो एरर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा दिया, कांस्टेंट इस पर भी कोई नहीं लगाया। तीसरा मान लीजिए कर दिया मैंने यहाँ पर मार्क्स, और इसको भी इंटर टाइप पे रख दिया शॉर्ट करने के। तो अब एंटर करेंगे और देखते हैं कि क्या इस तरह की टेबल बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। एंटर करेंगे, सीधा टेबल क्रिएट हो गई। तो ध्यान रखना है, बहुत से डेटाबेस में नेम नाम से कोई कॉलम नहीं बना सकते, तो ज्यादातर प्रोग्रामर्स प्रेफर करते हैं टेबल का नेम अंडरस्कोर कॉलम का नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल नंबर, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। इससे रीडेबिलिटी बनी रहती है, पता रहता है कि ये कॉलम किस टेबल से बिलोंग करता है, ठीक है। फिलहाल जो हमने करा है ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं कि इस टेबल में कितने फील्ड आए हैं, इस टेबल सॉरी जो फील्ड आए हैं किस फील्ड में किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ सकती है। भले ही मुझे दिख रहा है, लेकिन कल को अगर मुझे देखना होगा तो उसके लिए एक कमांड आती है DESC, डेस्क्राइब करना या डेस्क्रिप्शन देना। किसका, इस फॉर्मेट का डेस्क्रिप्शन देना, किसके फॉर्मेट का, जो आप यहां लिखोगे स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट टेबल को डेस्क्राइब करेगा। तो इसमें फील्ड बता रहा है, फील्ड मतलब कॉलम, कौन कौन से फील्ड है, रोल नंबर फील्ड है, नेम फील्ड है और मार्क्स फील्ड है, उनके टाइप बता रहा है। यहां पर इंट टाइप वैल्यू है, रोल नंबर के अंदर जो आएगी, इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। नल का मतलब क्या है हमारा, कि अगर कोई भी, मान लो यहां पर मैं कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, रोल नंबर मान लो कर दिया मैंने 502, नेम मान लो कर दिया मैंने सोनू, मार्क्स मान लो कर दिया मैंने 600। तो ये एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, इसको डेटाबेस की टर्म में आप बोलते हैं रो या रिकॉर्ड या टपल, तीनों का मतलब एक ही है। तो आप इसे बोलते हैं ये एक रो है या एक रिकॉर्ड है या एक टपल है। तो इस तरह से कई सारे रिकॉर्ड्स इस टेबल के अंदर हमारे हो सकते हैं। तो अब ये बताओ कि अगर किसी रिकॉर्ड में रोल नंबर मिसिंग हो, नेम की वैल्यू है और मार्क्स की वैल्यू है, तो क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यही चीज यहां पर आपको बताई जा रही है कि क्या रोल नंबर फील्ड में एम्प्टी वैल्यू अलाउड है। नल का मतलब एम्प्टी वैल्यू अलाउड है, यस। सर हाँ बोलिए। सर मेरे में ना नो डेटाबेस सिलेक्टेड लिखा आ रहा है, वो ऐसे जैसे आपका लिखा आ रहा है ना क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड। आपने ये नहीं लिखा होगा ना यूज, अच्छा किसी ओके डेटाबेस के अंदर एंटर करिए पहले यूज कमांड लिखकर। ओके ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि किस किस कॉलम में मिसिंग वैल्यू अलाउड है, किस किस में नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आपने तो कोई कांस्टेंट लगाया नहीं है, तो हर फील्ड हर कॉलम में एम्प्टी वैल्यू या मिसिंग वैल्यू अलाउड हो सकती है। कोई आपने
कांस्ट्रेंट लगाए नहीं है, तो कांस्ट्रेंट को की नाम से दिखा रहे हैं, तो किसी पर भी कोई कांस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है। अगर मैं मान लो किसी प्राइमरी की लगा दूं तो उस कॉलम के आगे लिखकर आ जाएगा प्राइमरी। जिस कॉलम पर जो कांस्टेंट लगाऊंगा वो इस वाले में दिखाई देगा। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब यह है कि इनिशियल वैल्यू इन कॉलम्स में क्या रहेगी, है ना। कब? जब आप किसी कॉलम में, जब आप किसी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो डेटाबेस की तरफ से उसमें क्या इंसर्ट कर दिया जाएगा? नल। जैसे मैंने आपसे बोला एम्प्टी। अगर मैं रोल नंबर में कोई वैल्यू रखूं ही ना, नेम में रख दूं और मार्क्स में रख दूं, तो ये एम्प्टी क्या डैश नजर आएगा? नहीं। तो यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दी जाएगी हमारी, वो बता रहे कि जब जब आप नहीं बताओगे तब तब उस कॉलम की वैल्यू में डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दी जाएगी, ये रख दी जाएगी। ठीक है, तो अभी ये स्ट्रक्चर हमें थोड़ा और डिटेल में समझना होगा जब हम की पे काम करना सीख जाएंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। टेबल बनकर तैयार हो गई, टेबल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब आता है टेबल के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होगा। तो टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है उसका नाम है इंसर्ट। यहां लिखेंगे इंसर्ट, उसके बाद इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट कमांड हो गई, इनटू कीवर्ड हो गया, एक साथ लिखना है इनटू, इंसर्ट इनटू। उसके बाद किस टेबल में इंसर्ट करना है उस टेबल का नाम लिखेंगे। तो टेबल का नाम है स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद एक कीवर्ड लगाएंगे वैल्यूज, ठीक है। और पैरेंथेसिस में आप अपनी रिकॉर्ड को या रो को इंसर्ट करेंगे। तो जो आप इस कमांड से अपनी रो इंसर्ट कर रहे हैं उस रो में पहले कॉलम की वैल्यू, पहला कॉलम क्या, रोल नंबर, तो आप यहां बताएंगे रोल नंबर की वैल्यू क्या है। तो मान लीजिए आपने बता दिया रोल नंबर की वैल्यू है 501, कॉमा। अब उस रो में दूसरे कॉलम यानी कि नेम, नेम की वैल्यू क्या होगी, तो नेम की वैल्यू यहां पर एज ए स्ट्रिंग लिखनी है। अब स्ट्रिंग को जैसे हम पाइथन में लिखते थे डबल कोट्स के पेयर में या सिंगल कोट्स के पेयर में, तो यहां पर भी आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के पेयर में लिख सकते हैं। तो ज्यादा बार डेटाबेस में सिंगल कोट्स के पेयर को प्रेफर करा जाता है, कुछ डेटाबेसेस डबल कोट्स के पेयर में भी स्ट्रिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए यहां पर दे दिया सोनू। तो पहली रो जो इंसर्ट हो रही है उसमें पहले कॉलम यानी रोल नंबर की वैल्यू 501 है, दूसरे कॉलम यानी कि नेम की वैल्यू सोनू है एज ए स्ट्रिंग, कॉमा। तीसरे कॉलम दैट इज मार्क्स, मार्क्स कॉलम की वैल्यू मान लीजिए आपने आउट ऑफ 1000 एज्यूम करा 650 लिख दिया, सेमीकोलन लगाकर एंटर करेंगे। तो इस कमांड के चलने से क्या होगा, हमारा स्टूडेंट टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप फिर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बार कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो वैल्यू जब आप स्पेसिफाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसी ऑर्डर में स्पेसिफाई करते हैं जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स क्रिएट करे हैं। पहले रोल नंबर बनाया था, फिर नेम बनाया था, फिर मार्क्स बनाया। क्या मैं इन ऑर्डर को चेंज कर सकता हूं? आंसर इज यस। लेकिन जब आप चेंज करते हैं तो इंसर्ट कमांड में जहां पर टेबल का नाम लिखा गया है स्टूडेंट, उसके आगे पैरेंथेसिस में आप अपना ऑर्डर बताते हैं कि किस ऑर्डर में स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट करेंगे। मान लीजिए आप पहले नेम की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो नेम कॉलम का नाम लिखिए, फिर आप मान लीजिए मार्क्स कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, उसके बाद आप रोल नंबर इंसर्ट करेंगे। तो ये आपके कॉलम्स के नेम होने चाहिए और इस ऑर्डर में अब आपकी वैल्यूज कंसीडर करी जाएंगी। तो अब जो पहली वैल्यू है ये नेम कॉलम में जाएगी, ठीक है, लेकिन ये तो न्यूमेरिक है तो एरर आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर आपने यहाँ बताया है टेबल नेम के बाद उसी ऑर्डर में ही फिर आप वैल्यूज स्पेसिफाई करें। तो पहले मान लो आपने नेम दे दिया सोनू, के बाद मान लो दे दिया मोनू,
कॉमा मार्क्स मान लीजिए आपने दे दिया 700, कॉमा लगाकर उसके बाद रोल नंबर मान लो आपने दे दिया 101, एंटर। तो इस तरह से जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करते समय हमें डिफॉल्ट ऑर्डर जो कॉलम्स का हमने बनाया था उसी ऑर्डर में ही इंसर्ट करेंगे। अदरवाइज आप अपना ऑर्डर भी बता सकते हैं इंसर्ट करने का कि पहले किस कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी है और बाद में किस कॉलम की वैल्यू को इंसर्ट करना है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए मुझे एक ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जिसका नेम तो मुझे पता है, जिसके रोल नंबर को भी मुझे पता है, लेकिन उसके मार्क्स अभी नहीं आए हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी का तो कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आता है ना। तो उस तरह की सिचुएशन मान लीजिए अगर मुझे रखनी है तो आप चाहते हैं एक तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करें और जो तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो उसमें नेम की वैल्यू आप जानते हैं, आप रोल नंबर की वैल्यू जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते मार्क्स की वैल्यू। तो कैसे करेंगे? अगर आपने ऐसे करा कि भाई नेम रोल नंबर मार्क्स, तो रोल नंबर तो मैं जानता हूं 201, नेम भी मैं जानता हूं मान लीजिए अजय, ठीक है, बट मार्क्स मुझे नहीं पता तो मैंने छोड़ दिया। तो पहले रोल नंबर है तो ये चला गया रोल नंबर में, दूसरा नेम है ये चला गया इसमें, और तीसरा मैंने दिया नहीं तो अलाउड भी है क्योंकि आपने यहां पर क्या देखा है, यस, यानी कि मिसिंग वैल्यू अलाउड, यानी कि जब आप नहीं लिखेंगे तो हमारा कोई एरर नहीं आएगी और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नल इंसर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो ये चिल्लाएगा, कह रहा है कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट, यानी कि आपकी जो वैल्यूज का काउंट है वो 2 है और इस टेबल में जो कॉलम्स का काउंट करा गया तो वो 3 है, मिसमैच हो गया। तो ये तो मना कर रहा है कि आपको तीनों ही कॉलम की वैल्यू देनी पड़ेगी, बट हमने तो ऐसा कोई कांस्टेंट लगाया ही नहीं था, हम तो डिफॉल्ट टेबल बनाकर आ गए और उसमें अगर किसी कॉलम की वैल्यू अगर हमें नहीं देनी तो अलाउड है, लेकिन तरीका सीखना पड़ेगा। तो जब आप कुछ कॉलम्स की वैल्यू रखना चाहते हैं तो आपको टेबल के नेम के बाद बताना पड़ेगा कि किन किन कॉलम की वैल्यू आप देना चाहते हैं, रोल नंबर की देना चाहते हैं और नेम की देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप पार्शियल रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। आपको बताना ही पड़ेगा कि इस टेबल के इन कॉलम्स के लिए मैं वैल्यूज रखूंगा, बाकी कॉलम्स के लिए मैं नहीं रखूंगा, और बाकी कॉलम्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अभी कुछ रिकॉर्ड्स को यहां पर इंसर्ट किया है। अब हम देखना चाहते हैं जो रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट करे हैं वो रिकॉर्ड्स कैसे फैच करे जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए एक कमांड बनाई गई सेलेक्ट नाम की, यहां लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड एक ऐसी कमांड है जो हमें लगता है कि आती है, लेकिन ये वो कमांड है जो हमें हमेशा गलत तरीके से आती है। कॉलेज लाइफ से ऐसा है, क्यों है ऐसा इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। तो सही क्या है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो सेलेक्ट कमांड का कहना है कि मेरा काम है कॉलम्स को सेलेक्ट करना। देखो सबसे पहला कंफ्यूजन, मिसकॉन्सेप्शन कि सेलेक्ट रोज को सेलेक्ट कर रहा है, नहीं, सेलेक्ट कॉलम्स को सेलेक्ट करता है, रोज की तो ये बात ही नहीं करता। आपकी टेबल का नाम आपको पता होना चाहिए, उस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हो उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो मुझे दोनों बातें पता है। मान लीजिए मैं सिर्फ नेम कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो सेलेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, कॉलम का नाम नेम। अब ये बताओ जो नेम कॉलम है ये किस टेबल में मिलेगा, क्योंकि इस डेटाबेस में 10 to 11 30 में बहुत सारी टेबल हो सकती हैं जिनके कॉलम का नाम नेम होगा। तो आप लिखेंगे यहां पर फ्रॉम,
फ्रॉम कीवर्ड लगाएंगे और टेबल का नाम लिखेंगे। तो इस कमांड का मतलब है कि नेम कॉलम को सेलेक्ट करना है, और जब नेम कॉलम सेलेक्ट होगा तो अपनी सारी वैल्यू लेकर सेलेक्ट होगा। तो नेम कॉलम विद ऑल वैल्यूज आपके सामने रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि सर नेम के साथ एक दूसरा कॉलम भी सेलेक्ट किया जाए, तो कॉमा लगाकर आप दूसरे कॉलम को भी लिख सकते हैं। तो पहले आपने नेम को सेलेक्ट कराया फिर रोल नंबर को, इसलिए आउटपुट में पहले नेम आया फिर रोल नंबर आया। अगर आप ऐसा कर दें सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम, तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए अब आप चाहते हैं जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे सेलेक्ट होकर आ जाएं, तो कॉलम्स के नाम अगर 3 है तब तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। अगर कॉलम्स कई सारे हैं, मोर देन 20 कॉलम्स हैं, और आपको सारे ही सेलेक्ट करने थे, तो एक फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहां पर हमें एक वाइल्ड करेक्टर दिया गया, WILD, वाइल्ड करेक्टर, और उस वाइल्ड करेक्टर का सिंबल होता है एस्ट्रिक। अब कॉलेज लाइफ हमारी ये कहती है कि इसका मतलब ऑल रोज होता है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो जिस जगह पर हम एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं वहां पर तो कॉलम्स लिखे जाते थे। तो फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए, ऑल रोज होना चाहिए या ऑल कॉलम्स होना चाहिए? ऑल कॉलम्स। तो एस्ट्रिक का मतलब ऑल कॉलम्स होता है। और रोज कितनी आएंगी भाई? अभी कितनी रोज आ रही थी? हमने कहा सारी। तो जो भी कॉलम आता है वो सारी वैल्यूज लेकर आता है। तो तीनों कॉलम आएंगे, सारे कॉलम आएंगे, और हर कॉलम अपनी सारी वैल्यू लेकर आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट जो हमारी कमांड होती है वो सारी रोज फैच करती ही है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि किस कॉलम की सारी रोज चाहिए, या किन किन कॉलम्स की सारी रोज चाहिए, या सारे कॉलम्स की सारी रोज चाहिए। ठीक है। तो ये तीसरा रिकॉर्ड जहां पर आपने मार्क्स को स्पेसिफाई नहीं किया था, और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू मार्क्स की है वो नल हमारी इंसर्ट हो गई। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्क्स कॉलम में जाकर ये कह दें कि अगर यूजर इंसर्ट ना करे तो नल की जगह मार्क्स की वैल्यू 0 इंसर्ट हो जाए, तो वो इंसर्ट हो जाएगी। जो आप कहोगे वो इंसर्ट हो जाएगी। वो कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे। ठीक। अब मान लीजिए आपसे यह पूछा जाए कि जब हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं तो जितने भी कॉलम्स हैं वो सेलेक्ट होकर आएंगे, लेकिन ऑर्डर, यहां तो ऑर्डर हम बताते थे ना कि इस ऑर्डर में आने चाहिए। जो पहले लिखा है कॉलम वो पहले सेलेक्ट होगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में सेलेक्ट होगा, लेकिन यहां तो ऑर्डर की बात ही नहीं पूछी गई हमसे। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा जो टेबल में कॉलम्स का ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हमारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेगा। तो टेबल में पहले रोल नंबर था इसलिए पहले आपको रोल नंबर दिखाई दे रहा है, पहले वहां पर नेम था इसलिए वहां पर नेम दिखाई दे रहा है, और मार्क्स था, मार्क्स दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर ये बताइए कि यहां पर अगर मैं कोई ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं जो डुप्लीकेट हो तो क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। देखो मैंने फिर से इंसर्ट करा, और मान लीजिए रोल नंबर 501 पर मैंने पिंटू को इंसर्ट कर दिया जिसके मार्क्स 750 हैं। तो मना थोड़ी करेगा ये, अब चलाओगे तो चलेगा भी। ये देखो, तो 501 सोनू 650, 501 पिंटू 750। तो आपको डिसाइड करना है क्या आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, क्या किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एक दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर भी हो सकता है? क्या रोल नंबर डुप्लीकेट हो सकता? हमने कहा नहीं, कभी नहीं होता। तो फिर आप रोल नंबर को इस तरह से अलाउ मत करिए। तो क्या रोका जा सकता है भाई? एक तो है प्रोग्रामर ध्यान रखे
दूसरा है प्रोग्रामर, मान लो इंसान है, गलती हो सकती है, तो कोई ऐसा तरीका जो हमारा टेबल में ही यूज किया जाए कि अगर ऐसा हो रहा हो तो एरर आ जाए कि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए फिर हमें क्या पढ़ने होंगे, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़ने होंगे। तो हमारे पास एक कॉन्स्ट्रेंट होता है जिसका नाम होता है यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। यूनिक कॉन्स्ट्रेंट किसी भी कॉलम पर अगर मैं अप्लाई कर दूं तो वो कॉलम यूनिक वैल्यूज ही हमारा कंटेन करेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन नहीं करेगा। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए कि इस रोल नंबर पे यूनिक कॉन्स्ट्रेंट को अप्लाई कर दीजिए, तो क्या टेबल बन जाने के बाद किसी भी पॉइंट पर इस कॉलम पे कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई किया जा सकता है? आंसर इज यस। आप किसी भी पॉइंट पर टेबल बन जाने के बाद भी अपना कोई भी कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखेंगे, जो कॉन्स्ट्रेंट आप अप्लाई करने की बात कर रहे हैं किसी कॉलम पर, क्या उस कॉन्स्ट्रेंट की वजह से आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो कोई रूल तो ब्रेक नहीं कर देगा? हमने कहा देखते हैं। अगर मैं रोल नंबर पर यूनिक कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई कर दूं तो ध्यान से देखो, 501 ये भी है और 501 ये भी है, तो ये रोल नंबर इस पॉइंट पर यूनिक कॉन्स्ट्रेंट को अप्लाई होने नहीं देगा, क्योंकि आप ऐसा डेटा लेकर बैठे हैं जो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो नेम पर यूनिक कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू अभी भी डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन सर हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि नेम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं ना। एक यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके नेम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो यहां पर तो हम नहीं लगाएंगे ना यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। मार्क्स पर भी क्यों लगाओगे? क्या दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम नहीं हो सकते? तो इन तीन कॉलम्स को अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ आपको रोल नंबर कॉलम ही एक ऐसा कॉलम नजर आएगा जहां पर आप यूनिक कॉन्स्ट्रेंट लगाना चाहेंगे। ठीक, अब एक दूसरे कॉन्स्ट्रेंट की बात करते हैं। जिस तरह से अगर मार्क्स मिसिंग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं जिसमें नेम मुझे पता है, मार्क्स मुझे पता है, बट रोल नंबर मुझे नहीं पता? क्या मिसिंग रोल नंबर की रिकॉर्ड जो भी होगी, क्या उसे आप रखना चाहेंगे? तो कभी कभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि नहीं कर दूंगा मैं, कि नहीं चाहिए, क्योंकि रोल नंबर एक ऐसा जरिया था जिसके थ्रू मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकता था किसी भी भीड़ में। अब रोल नंबर भी नहीं है हमारे पास, तो कैसे ढूंढोगे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को? उस नाम से पता नहीं कितने स्टूडेंट होंगे, उस मार्क्स के पता नहीं कितने स्टूडेंट होंगे, एक रोल नंबर ही तो जरिया था ढूंढने का, वो भी आप कह रहे हैं मिस है हमसे। तो हम नहीं चाहेंगे, हम ऐसा कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना चाहेंगे जिसमें रोल नंबर गिवन ही ना हो। तो यानी कि अब आप दो बात चाहते हैं, रोल नंबर कॉलम में ना तो आप डुप्लीकेट वैल्यू चाहते हैं, ना ही आप रोल नंबर में मिसिंग वैल्यू चाहते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू ना चाहते हैं, इसका कॉन्स्ट्रेंट है यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, तो आप यहां पर यूनिक कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। और मिसिंग वैल्यू ना आए इस रोल नंबर कॉलम पर या किसी भी कॉलम पर, उसके कॉन्स्ट्रेंट का नाम होता है नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। तो दो कॉन्स्ट्रेंट के नाम लिए मैंने, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट और दूसरा हो गया हमारा यहां पर नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। यूनिक कॉन्स्ट्रेंट किसी कॉलम पर, ध्यान रखना जितने भी कॉन्स्ट्रेंट मैं बोल रहा हूं ये कॉलम्स पे लगते हैं, रो पे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिक कॉन्स्ट्रेंट है ये किसी भी कॉलम में यूनिक वैल्यूज को मेंटेन करता है। नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यू अलाउड नहीं करता। ठीक है, अब अगर मैं एक कॉलम पर एक से ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं, आंसर इज यस।
आप एक कॉलम पर एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। क्या एक ही कंस्ट्रेंट को अलग अलग कॉलम पर लगाया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं नॉट नल यहां भी लग जाए और नॉट नल यहां भी लग जाए। यस, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप एक कॉलम पर एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, एक ही कंस्ट्रेंट को अलग अलग कॉलम पर भी लगा सकते हैं। अब एक तीसरा कंस्ट्रेंट आता है जिसका नाम है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ये क्या कह रहा है? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ये कहता है कि मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर आप यूनिक कंस्ट्रेंट और नॉट नल कंस्ट्रेंट को एक साथ यूज करना चाहते हैं तो इन दोनों को अलग अलग मैनेज ना करके आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को मैनेज करिए। तो प्राइमरी की अगर आपने किसी कॉलम पर अप्लाई करा, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, इसका मतलब आपको दोनों चीजें मिल गई। उस कॉलम में यूनिक वैल्यूज मेंटेन होंगी और उस कॉलम में मिसिंग वैल्यू भी अलाउड अब नहीं होगी। तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोल नंबर में प्राइमरी की कॉलम सही रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों बातें ही मुझे चाहिए। ठीक है, अब प्राइमरी की टेबल जब क्रिएट कर रहे हैं उस समय भी अप्लाई की जा सकती है या किसी भी पॉइंट पर भी अप्लाई की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना है कि प्राइमरी की के जो रूल्स हैं उस रूल को ब्रेक करने वाला आपका कॉलम में कोई वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, लेकिन है, क्योंकि 501 यहां भी है और 501 यहां भी है, तो प्राइमरी की चाहकर भी मैं मिडिल में इस टेबल में नहीं लगा पाऊंगा। तो अब क्या करोगे? अब आप इस टेबल को दोबारा बना लो और इस टेबल को जब दोबारा बनाओगे तो उस समय रोल नंबर पे आप क्या लगा देना? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को लगा देना। कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। तो मान लीजिए टेबल बनाई। अच्छा, जो टेबल हमने बनाई है स्टूडेंट नाम की, तो बनी हुई है, दोबारा बनाऊंगा तो एरर नहीं आ जाएगी? हमने कहा बिल्कुल आएगी। देखो कुछ इस तरह से एरर देगा, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्या हम इस टेबल को यहां से डिलीट नहीं कर सकते? हमने कहा कर सकते हो। कैसे करोगे? तो ऐसा करने के लिए हमारे पास ड्रॉप नाम की एक कमांड होती है। ड्रॉप से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। अब कुछ डेटाबेस में टेबल नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट टेबल ड्रॉप हो गई। अब अगर मैं दोबारा स्टूडेंट टेबल बनाऊंगा तो बन जाएगी, लेकिन इस बार हमें वो कांस्टेंट के साथ बनाना है। तो अब किस पर लगाना है कांस्टेंट? रोल नंबर पे। कहां लगाओगे? हमने कहा कॉलम का नाम स्पेस डेटा टाइप स्पेस कांस्टेंट का नाम। यूनिक कांस्टेंट लगाना है तो आप लिखेंगे यूनिक, दैट्स इट, बस हो गया। और यूनिक के साथ साथ मान लीजिए नॉट नल भी लगाना है तो स्पेस देकर लिखेंगे नॉट स्पेस नल। तो ये एक ही कांस्टेंट है, नॉट स्पेस नल। तो इसका मतलब हो गया इस रोल नंबर पे दो कांस्टेंट लग गए, यूनिक कांस्टेंट लग गया, नॉट नल कांस्टेंट लग गया। और अगर मैं इन दोनों को ना लगाकर प्राइमरी की लगाना चाहूं तो क्या लिखूंगा? प्राइमरी स्पेस की। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने रोल नंबर कॉलम पर प्राइमरी की कांस्टेंट को अप्लाई कर दिया। ठीक, चलते हैं अब आगे। मैं आपको प्राइमरी की को हटाना भी सिखाऊंगा। मिडिल में से टेबल बन चुकी है, डेटा पड़ा हुआ है, हटाएंगे भी और बीच में लगाएंगे भी, है ना? क्योंकि यहां पर हमने कुछ ऐसा कर दिया था जो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम ध्यान रखेंगे। चलो, अब स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की बन चुकी है, फटाफट से इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड। ये देखो, ये आ गया 501 सोनू 650। दूसरा यहां कर देते हैं लाइक 101 मोनू और ये 750। तीसरा कर देते हैं मान लो चिंटू और चिंटू के नंबर 550।
और ये आ गई एरर, कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने रोल नंबर क्या कर दिया, वही रख दिया 101, जो ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका। ठीक है, चलो, तो ये नहीं हो पाएगा, तो अब यहाँ पर चेंज करना ही होगा। मान लो ये कर दिया मैंने 201 चिंटू 500, 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए मेरे। अब इनको सेलेक्ट कर लो, देख लो एक बार। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा रोल नंबर, नेम और मार्क्स यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट ऑब्जर्व करिए। मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करे थे। सबसे पहले 501 वाला रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, उसके बाद 101 वाला इंसर्ट किया था, उसके बाद 201 वाला इंसर्ट किया था। पहले 501 का रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, तो ये क्यों फोकस कर रहे हो आप? क्योंकि आपको सीखना है। 101 फिर 201। लेकिन जब मैंने देखा तो पहले वो 101 का दिखा रहा है रिकॉर्ड, फिर 201 का दिखा रहा है, उसके बाद 501 का दिखा रहा है। क्या मतलब है ये? इसका मतलब ये है कि जब आप रोज को देखते हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स को देखते हैं, तो कौन सा रिकॉर्ड पहले नजर आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा, कौन सा थर्ड नंबर पे आएगा, या तो आपके प्राइमरी की कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। प्राइमरी की कॉलम था रोल नंबर, इसके असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े क्रम में। ऑटोमेटिक है, रूल है, आएगा। हमने नहीं बताया कि ऐसा करो, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए मैं समझना पड़ रहा है कि बाय डिफॉल्ट जब रोज सेलेक्ट होती हैं तो प्राइमरी की कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट होती हैं। हम अपना ऑर्डर देना चाहेंगे, वो सीखना है हमें। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है वो समझ रहे हैं। लेकिन सर उस सिचुएशन का बताइए जब रोल नंबर प्राइमरी की कॉलम नहीं था, तब क्या बताओगे आप? हमने कहा तब हमारे रिकॉर्ड्स उसी ही ऑर्डर में सेलेक्ट होकर आएंगे जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट करे थे। चलो ऊपर, ये देखो, यहां पर पहले 501 वाला आ रहा है, फिर 101 करा था, फिर 201 करा था, फिर ये आ गया। क्यों? क्योंकि इस बार रोल नंबर प्राइमरी की कॉलम नहीं है, कोई भी कॉलम प्राइमरी की कॉलम नहीं है। तो अब जब रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट करे तो पहला रिकॉर्ड वही आएगा जो आपने पहला इंसर्ट किया था। जो सबसे पहले इंसर्ट किया होगा वही सबसे पहले आपका आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे तो या तो हम अपना ऑर्डर बताएंगे, कॉलम पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, और अगर एस्टेरिक लगाते हैं तो जो टेबल में ऑर्डर्स हैं कॉलम का, उस ऑर्डर में आएगा। रोज किस ऑर्डर में आएंगी? अगर प्राइमरी की कॉलम है तो उस प्राइमरी की कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी। अगर प्राइमरी की कॉलम कोई भी नहीं है मेरी टेबल में, तो जिस ऑर्डर में रोज को मैंने इंसर्ट किया था उसी ऑर्डर में आपका सेलेक्ट होकर यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब अगर मुझे अपने किसी ऑर्डर में इन रोज को सेलेक्ट करना है, ना कि जो प्राइमरी की का असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो कैसे करेंगे? तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक क्लॉज होती है या एक कीवर्ड होता है जिसको टेक्निकल टर्म में क्लॉज कहते हैं, जिसका नाम है ऑर्डर बाई। ऑर्डर स्पेस बाई, ऑर्डर बाई स्पेस देकर कॉलम का नाम। किस कॉलम के अकॉर्डिंग अब रोज का ऑर्डर बनाएं? तो हमने कह दिया मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाओ। अब मार्क्स कॉलम के अकॉर्डिंग आपकी रोज आएंगी, तो छोटे से बड़े क्रम में आएंगी असेंडिंग ऑर्डर में, या बड़े से छोटे में आएंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में? आप बताओ। मार्क्स यहां लिख दिए, मान लीजिए मैंने ASC, इसका मतलब है अब जो आपकी रोज दिखाई देंगी वो मार्क्स कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज होंगी और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगी। असेंडिंग ऑर्डर 550 वाली मार्क्स, फिर 650, फिर 750। और अगर डिसेंडिंग करना है तो यहां पर लिखेंगे DESC,
750 हाईएस्ट मार्क्स वाली ये रही, फिर ये रही, फिर ये रही। और अगर मैं ऑर्डर ना बताऊं तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग मान लेगा। अब सर एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करिए जिसमें मार्क्स की वैल्यू मान लीजिए सेम है, और यहां पर मैंने कर दिया पिंटू, और ये कर दिया मान लीजिए 104। तो अब आप देखो तो 650 ऑलरेडी 501 वाले के मार्क्स हैं, और 650 ही मैंने इसके मार्क्स इंसर्ट कर दिए हैं। अब अगर मैं ये चलाता हूं ऑर्डर बाई मार्क्स असेंडिंग, तो सबसे पहले 550 वाला रिकॉर्ड आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 650 वाला रिकॉर्ड दो है, एक तो ये रहा जो पहले से है, और एक अभी आपने इंसर्ट कर दिया है। अब क्या करेगा ये, इन दोनों को दिखाएगा, डेफिनेटली दोनों को दिखाएगा, किसी को गैप थोड़ी कर देगा, लेकिन इन दोनों में से पहले किसे दिखाएगा, इन दोनों में से पहले किसे दिखाएगा। तो अब वो क्या करेगा, प्राइमरी की पे चला जाएगा, प्राइमरी की के अकॉर्डिंग पहले कौन आता है वो आएगा, क्योंकि जो आपने कॉलम बताया था ऑर्डर के लिए उससे तो डिसाइड नहीं हो पाया क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो अब वो प्राइमरी की के पास चला जाएगा। तो प्राइमरी की यहां पर क्या है 501, और यहां प्राइमरी की क्या है 104, और ऑर्डर असेंडिंग है, तो पहले कौन आएगा हमारा 104 वाला रिकॉर्ड दिखाई देगा, उसके बाद 501 वाला आपको दिखाई देगा। देखो 650 104 वाला आया, 650 501 वाला आ गया। अब हमसे कहा गया नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर मार्क्स सेम हो तो आप क्या करेंगे, नेम के ऑर्डर में दिखाओ, नेम के ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में जिसका नेम पहले आता है पहले वो दिखाओ, अदरवाइज दूसरा वाला दिखाओ। तो कैसे करेंगे, तो यहां लिखेंगे ऑर्डर बाई मार्क्स कॉमा नेम। तो आप ऑर्डर बाई में एक से ज्यादा कॉलम लिख सकते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर यहां पे काम होगा। अगर इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज होने की वजह से डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि पहले रो कौन आएगी बाद में कौन आएगी, तो दूसरे वाला जो कॉलम है यहां से डिसाइड किया जाएगा, तीसरा वाला चौथा वाला ऐसे डिसाइड किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आपका आ जाएगा। तो इस बार पिंटू पी पहले आता होगा, एस बाद में आता है ना, तो अलग बात है कोइंसिडेंटली सेम हो गया, लेकिन इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। एक काम करता हूं, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूं जानबूझकर, इसको मान लो मैंने कर दिया 204 नहीं है, और इसको मान लो मैंने कर दिया अजय। अब अगर मैं यहां पर ऐसे करूंगा तो अब देखना क्या आएगा, 204 और ये 104 प्राइमरी की के अकॉर्डिंग आता तो 104 वाला रिकॉर्ड पहले आता, लेकिन मैंने क्या बता रखा है, नेम, मार्क्स के बाद नेम पर जाना है, तो वो नेम के अकॉर्डिंग फिर क्या कर रहा है, रोज का ऑर्डर बना रहा है। तो पहले अजय वाला रिकॉर्ड दिखा रहा है, उसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर पिंटू आता है, फिर सोनू आता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑर्डर वाई का यूज करके दिखा सकते हैं। सिंगल कॉलम हम दे सकते हैं, सिंगल कॉलम में अगर एम्बिग्यूटी आएगी तो बाय डिफॉल्ट वो पिक कर लेगा प्राइमरी की कॉलम को, और प्राइमरी की कॉलम कोई अगर नहीं हुआ तो जो पहले इंसर्ट हुई थी रो वो पहले दिखा देगा। और अगर आप अपना बता दोगे सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी का कॉलम, तो फिर वो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी कॉलम के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि पहले रो कौन सी आएगी बाद में कौन सी आएगी। ठीक है, चलिए आज इतने रखेंगे, कल ऑफ रहेगा थर्सडे आपका, फ्राइडे को इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ट्रंकेट यूज कर सकते हैं मेहर आप, ट्रंकेट, ड्रॉप क्या करता है, टेबल को डिलीट कर देता है, ट्रंकेट क्या करता है, टेबल को बनाए रखता है, टेबल का फॉर्मेट रहेगा बट टेबल एम्प्टी हो जाएगी जीरो रिकॉर्ड के साथ। ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो अब जितना भी मैंने ये कराया है, एक काम करता हूं इसको सेलेक्ट करके और एक नोटपैड फाइल में सेव कर देता हूं।
और ये आपको मैं अभी शेयर कर दूंगा। ताकि आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर लें, जरूर कर लें प्रैक्टिस, है ना। कल हम जब पढ़ेंगे तो चीजें और ज्यादा नई नई आएंगी, और नई चीज जब पहली बार आती है तो प्रैक्टिस से ही फिर उसको जल्दी से सीखा जा सकता है। ये भी जो डेटा टाइप्स हैं ये भी मैं शेयर करूंगा अभी। सर प्लीज जो आपने आज रिकॉर्डिंग की है ना, प्लीज उसको ड्राइव में डाल के दे देंगे। ठीक। ओके।